मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं द मार्शियन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ वैज्ञानिकों को मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर देखते हैं जो कि मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। फिर तभी नासा स्पेस सेंटर से उन्हें इस मिशन के कुछ नए अपडेट्स आते हैं जिसमें ये होता है कि कुछ ही देर में एक बहुत भयंकर तूफान उनकी तरफ आने वाला है। पर टीम के बाकी कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए, शायद तूफान इतना खतरनाक ना हो। लेकिन इस मिशन की कमांडर जिनका नाम लुइस है वो तुरंत इस मिशन को अबॉर्ट करके यहाँ से निकलने का फैसला करती है क्योंकि ये तूफान सच में बहुत बड़ा है और सभी एस्ट्रोनॉट्स शेल्टर में से निकल के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तब तक वो तूफान वहाँ पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद वो सारे उस तूफान से गुजरते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि तूफान की वजह से वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा था और अगर जल्द ही इसको लॉन्च नहीं किया गया तो ये पलट जाएगा जिससे कि सारे लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। और तभी एक एंटीना उड़ के इनके एक साथी से टकरा जाता है जिसका नाम मार्क वॉटनी है और वो दूर जाके गिरता है और सूट के डैमेज होने की वजह से कोई भी मार्क की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था और नियम के अनुसार अगर उसका सूट डैमेज हो चुका होगा तो वो 1 मिनट तक ही इस ग्रह पर जिंदा रह पाएगा। दूसरी तरफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे नीचे झुकता जा रहा था और जितनी जल्दी हो सके इन सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कमांडर लुइस सबको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जाने का ऑर्डर देती है और खुद मार्क वॉटनी को ढूंढने लगती है। वो मार्क को लगातार वायरलेस पे उसका नाम लेके पुकारती रहती है लेकिन मार्क की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और वो रडार पर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उनका एक साथी बोलता है कि शायद मार्क अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहा और मजबूर होकर कमांडर भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वापस आ जाती है और शिप को लॉन्च कर वो सभी लोग मंगल ग्रह से निकल जाते हैं। लेकिन तूफान शांत होने के बाद हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्हीं के एंटीने का एक मेटल का टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था जिससे कि उसे काफी दर्द भी हो रहा था। पर जैसे तैसे वो अपने कैंप में वापस चला आता है और अपना इलाज करता है। उसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी मौत के बाद नासा इस वीडियो को देख सके क्योंकि तूफान की वजह से संपर्क करने के सभी साधन खराब हो चुके थे और अगर किसी तरह मार्क का संपर्क नासा से हो भी जाए तो भी मार्क का बचना अब नामुमकिन है क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल के बाद यहाँ पर आएगा और मार्क अब मंगल ग्रह पर है तो यहाँ कब क्या हो जाए पता नहीं क्योंकि यहाँ कई वजहों से मार्क की मौत हो सकती है। अगर ऑक्सीजनेटर ठप पड़ गया तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वाटर रिक्लेमर खराब हो गया तो मार्क को पानी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा और भी ज्यादा भयंकर तूफान आ गया तो ये जगह फट जाएगी और किसी तरह से अगर ये सब नहीं होता तो आखिर में भूख की वजह से तो मार्क की मृत्यु निश्चित है। अब मार्क इस ग्रह पर बिल्कुल अकेला है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन 2 दिन बाद मार्क को एक आइडिया आता है और वो अपने पास पड़े आलूओं को देखता है। फिर वो हिसाब लगाता है कि उसके पास 300 दिन चलने लायक जितना खाना है जिसे वो कम खाकर 400 दिनों तक चला सकता है, मतलब लगभग 1 साल। पर नासा का अगला मिशन 4 साल के बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और मार्क को वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन वो 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मार्क फैसला करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा ताकि 4 साल तक के खाने का इंतजाम हो सके। पर खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी की जरूरत होती है और मार्स पर ये दोनों नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्क एक बॉटनिस्ट है, इसलिए उसे पता है कि खेती करने के लिए कैसा वातावरण और मिट्टी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मार्क खेती करने की तैयारी में लग जाता है और वो एक जगह ढेर सारी मिट्टी डाल देता है और खाद बनाने के लिए वो सभी एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट यानी पॉटी का इस्तेमाल करता है और आलू को आधा आधा काट के वो खाद के साथ मिट्टी में दबा देता है। पर अभी भी उसे पानी की जरूरत होती है, पर मार्क इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता है क्योंकि उसके पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जलाने से पानी बन जाता है। और मार्क भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो पहली दफा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके जलाता है तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने सांसों से निकलती हुई ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया होता। लेकिन मार्क एक बार फिर से पूरी कैलकुलेशन के साथ दोबारा कोशिश करता है और वो पानी बनाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी वहाँ बन जाता है। और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे एक पौधा उगता है जिसे देखकर मार्क को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ अर्थ पर नासा पब्लिकली ये अनाउंस कर देता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो लोग उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। और अगले दिन हम मार्स मिशन के डायरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम विंसेंट कपूर है और वो यहाँ के सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर जिसका नाम मिंडी पार्क है उसे एक कोऑर्डिनेट भेजते हैं। फिर मिंडी सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देखती है और वो देखती है कि वहाँ पे जो चीजें रखी हुई थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी थी और ये वही सोलर पैनल्स थे जिसे मार्क साफ करके एक जगह से दूसरी जगह ले गया था। फिर मिंडी अपने सीनियर्स को कॉल करती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। पर नासा के डायरेक्टर जिनका नाम सैंडर्स है वो बोलते हैं कि जब तक हम मार्स पर पहुंचेंगे वो भूख से वहाँ मर चुका होगा। और उनका ऐसा कहना काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि मार्क पृथ्वी से 5 करोड़ मील दूर है और इन्हें वहाँ पहुँचने में ही सालों का वक्त लग जाएगा और मार्क के पास इतने वक्त तक का खाना नहीं है। दूसरी तरफ मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल के बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और तब उसे वहाँ तक पहुँचना होगा और वहाँ तक पहुँचने में मार्क को लगभग 50 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन
लेकिन दिक्कत यह है कि जो रोवर मार्क के पास है वो बस 35 किलोमीटर दूर तक ही चल सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर से उसे हैब में लाके रिचार्ज करना पड़ेगा। इधर पृथ्वी पर नासा फिर से ये अनाउंस कर देता है कि मार्क वाटनी अभी जिंदा है और वो मार्क तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी में लग जाते हैं। पर जिस शिप में ये खाना और सामान भेजेंगे उसको जल्द से जल्द बनाने में 3 महीने का वक्त लगेगा और अर्थ से मार्स में पहुंचने तक 9 महीने का, यानी पूरे 1 साल के बाद वो मार्क तक मदद पहुंचा पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मार्स पर जो बीज उसने बोए थे वो अब फसल बन चुकी है और मार्क ने 400 आलू उगाए हैं और ये आलू उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे उगे हैं। फिर वो बड़े आलूओं को खाने के लिए रख लेता है और छोटे आलूओं को वापस जमीन में बो देता है। लेकिन मार्क भी जानता है कि वो चाहे कितने भी आलू उगा ले, अगर वो नासा से संपर्क नहीं कर पाया तो इसका कोई फायदा नहीं। फिर मार्क कॉफी पीते हुए अचानक मॉनिटर पे मार्स की एक लोकेशन को देखता है और उस लोकेशन का नाम एसिडेलिया प्लेनिशिया होता है। दरअसल इस जगह पे एक पाथफाइंडर है जो 1997 के मिशन के दौरान वहीं खराब हो चुका था और मार्क अब उस पाथफाइंडर को ढूंढ के नासा से संपर्क करना चाहता है। दूसरी तरफ अर्थ पर भी सारे लोग उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो सारे भी समझ जाते हैं कि मार्क वहाँ क्यों जा रहा है और मार्क एक रोवर की बैटरी निकालकर दूसरे में फिट कर देता है ताकि रोवर लंबी दूरी का सफर तय कर सके। फिर मार्क उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पाथफाइंडर है और वो उस पाथफाइंडर को अपने साथ वापस अपने हैब के पास ले आता है और वो उस पाथफाइंडर डिवाइस को ठीक भी कर लेता है। और अर्थ पर भी सेम उसी तरह के पाथफाइंडर का मॉडल नासा ने तैयार किया होता है ताकि वो उसे संपर्क कर सके और अब उस पाथफाइंडर के थ्रू मार्स से अर्थ का संपर्क हो जाता है। पर क्योंकि पाथफाइंडर एक पुरानी टेक्नोलॉजी होती है इसलिए सिर्फ इमेजेस और कैमरे के मूवमेंट के थ्रू ही इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना होगा। इसलिए मार्क 3 साइनिंग बोर्ड कैमरे के आगे लगा देता है जिसमें बीच वाले बोर्ड पे लिखा होता है कि क्या मेरा सिग्नल आप तक पहुंच रहा है और 2 बोर्ड पर यस और नो लिखा होता है और नासा उस कैमरे का मुंह यस की तरफ मोड़ देता है और ये देख के मार्क में नई उम्मीद और जोश जाग जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि इन दोनों को हर एक मैसेज का ब्रॉडकास्ट 32 मिनट बाद सेंड और रिसीव हो रहा था और एक ही बार में लंबी बात करने के लिए मार्क अपनी समझदारी से कोड लैंग्वेज में उनसे बात करता है। फिर नासा की मदद से मार्क रोवर को हैक कर पाथफाइंडर से जोड़ लेता है और अब ये मैसेज के थ्रू आपस में बात कर सकते हैं और नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि हम तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान तुम तक भिजवा रहे हैं। और मार्क को नासा से ये भी पता चलता है कि अभी तक उन्होंने उसके क्रू मेंबर्स को ये नहीं बताया कि तुम जिंदा हो और उसका क्रू अभी भी स्पेस में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। फिर नासा क्रू को बता देता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और ये सुन के उसके सभी साथियों को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे वहाँ अकेले छोड़ आए। और फिर अचानक एक रात उसके हैब का एक हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है और मार्क देखता है कि उसने जो फसल बोए थे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और ये देख के मार्क बहुत मायूस हो जाता है, मतलब अब वो यहाँ पे और आलू नहीं उगा सकता। दूसरी तरफ अर्थ पर भी इस हादसे का पता चल जाता है और हिसाब लगाया जाता है कि जितने आलू मार्क के पास हैं उन्हें खा के वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक मदद उसके पास आएगी, मतलब जब तक नासा उसके पास मदद भेज पाएगा उससे पहले ही भूख से मार्क की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए नासा से उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो खाने को कम से कम खाए ताकि मदद आने तक वो जिंदा रह सके और मार्क फिर वैसा ही करता है। अब जिस खाने को वो एक दिन में 3 बार खाता था अब उसी एक टाइम के खाने को उसे 3 दिन तक चलाना होगा। फिर हम देखते हैं कि अब नासा की तैयारी पूरी हो चुकी है और वो शिप में उसके लिए खाना और जरूरी सामान डाल देते हैं और शिप को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन अचानक वो शिप आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास वक्त की इतनी कमी थी कि लॉन्च से पहले उनके पास टेस्टिंग का टाइम भी नहीं था। पर लगता है मार्क की किस्मत बहुत खराब है क्योंकि आमतौर पर बहुत रेयरली कोई भी फॉल्ट टेस्टिंग के वक्त पकड़ में आता है और इसी वजह से वो बिना टेस्ट किए लॉन्च कर देते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द मार्क तक मदद पहुंचानी थी। और अब इस हादसे के बाद सब मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब मार्क वाटनी का बच पाना नामुमकिन है। और जब मार्क को लॉन्चिंग फेल के बारे में पता चलता है तो वो भी अंदर से टूट जाता है और अब नासा ने भी उसके क्रू मेंबर्स को मार्क से बात करने की इजाजत दे दी होती है। फिर मार्क अपने साथी और नासा को बोलता है कि मेरी फैमिली से बोलना कि मैं हार नहीं मान रहा, मुझे मेरा काम पसंद है और मैं उसमें माहिर भी हूँ और मैं अगर मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मेरी मौत से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और उनसे ये भी बोलना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। दूसरी तरफ अर्थ पर नासा ने सारी उम्मीद छोड़ दी है पर अब चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि कुछ दिनों बाद वो एक मिशन के लिए अपना एक शिप स्पेस में भेजने वाले हैं और उस शिप में मार्स तक जाने की क्षमता है और अब 28 दिन के बाद नासा चाइना की मदद से फिर से लॉन्च करेगा। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनेमिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है और वो नासा के सीनियर से मार्क को वापस लाने का आइडिया बताता है कि जिस शिप में मार्क के साथी अर्थ पर वापस आ रहे हैं अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर अर्थ का एक चक्कर लगाएं और जब उनका शिप अर्थ की ऑर्बिट के पास होगा तब हम ऊपर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के थ्रू खाना और जरूरत का सामान उन तक पहुंचा देंगे और उन लोगों को स्लिंग शॉट की मदद से अपने शिप को वापस मार्स की तरफ लॉन्च करना होगा। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं जिससे कि किसी भी स्पेस शिप को ग्रेविटी की मदद से स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में भेजा जाता है।
जिससे कि वो एक लंबी दूरी तय कर पाता है बहुत ही कम ईंधन में। रिच उनसे ये भी कहता है कि जब उनका यान मार्स तक पहुंचेगा तो उन्हें मार्स के ऑर्बिट में नहीं जाना, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा, बल्कि मार्क को ही एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि मार्स पर पहले से ही मौजूद है उसमें बैठकर स्पेस की तरफ लॉन्च करना होगा। और जब मार्क स्पेस में पहुंचेगा तब उसके क्रू मेंबर्स उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि वो स्पेस है, वहाँ कुछ भी सोचा समझा पूरी तरह कामयाब हो जाए उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वो अगर ये रिस्क उठा लेते हैं तो वो मार्क के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू मेंबर जो अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। इसीलिए नासा ये तय करती है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट जिसके बचने की संभावना बहुत कम है, उसके लिए वो अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स जो अपने घर सही सलामत पहुंचने वाले हैं उनकी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। फिर हम देखते हैं कि मार्स पर मार्क उस काम को पूरा करने लगता है जिसके लिए वो सारे यहाँ पर आए थे, जो कि तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। उसके बाद रिच, जिसका प्लान नासा ने खारिज कर दिया था, वो किसी तरह मार्क को बचाने का पूरा प्लान मार्क के साथियों तक पहुंचा देता है और उसके सभी साथी नासा की परमिशन के बिना मार्क को बचाने का फैसला कर लेते हैं। पर जब नासा देखता है कि स्पेसशिप ने अपना रास्ता बदल लिया है तो वो भी समझ जाते हैं कि वो लोग मार्क को बचाने के लिए जा रहे हैं। और फिर नासा एक और रॉकेट चाइना की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है, जिसमें उन सभी के लिए खाना और जरूरी सामान होता है। और नासा के 5 एस्ट्रोनॉट्स जो पहले से स्पेस में मौजूद हैं वो उसे रिसीव कर लेते हैं और वापस मार्स के लिए निकल जाते हैं। और उसके साथ ही मार्क को भी बता देते हैं कि हम तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक लंबे सफर के बाद मार्क उस एमएवी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है जिसमें वो बैठकर ऊपर स्पेस में जाएगा। लेकिन उसे एमएवी के काफी सारे हिस्से को निकालकर अलग करना होगा ताकि एमएवी का वजन कम हो जाए और वो पूरी रफ्तार के साथ जितना हो सके ऊपर तक जा सके, क्योंकि उसके साथ ही मार्स की ऑर्बिट से काफी दूर है। और मार्क उस एमएवी के बहुत सारी चीजें निकाल कर अलग कर लेता है। दूसरी तरफ अर्थ पर नासा के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पे टिकी होती है कि क्या मार्क वॉटनी सही सलामत घर आ पाएंगे। और अब मार्क उस एमएवी के अंदर होता है जिससे उसका साथी मार्टिनेज बाहर से कंट्रोल करेगा। और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एमएवी लॉन्च हो जाता है और वो एमएवी पूरी रफ्तार के साथ स्पेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो मार्स को पीछे छोड़ स्पेस तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी मार्क तय करी हुई ऊंचाई से काफी दूर होता है और हवा के दबाव की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। फिर मार्टिनेज एमएवी का इंजन बंद करके उसे थ्रस्टर से कंट्रोल करने लगता है। अर्थ पर भी सभी लोग मार्क की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन तभी मार्क को होश आ जाता है और उसकी आवाज सुन के फिर से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मार्क बोलता है, अगर मैं अपने सूट के ग्लव्स वाले हिस्से में किसी नुकीली चीज से छेद कर पाया तो मैं उससे निकलने वाली हवा को थ्रस्टर्स की तरह यूज करके आप तक पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। लेकिन कमांडर लुइस उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और उनके शिप की रफ्तार और एमएवी की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। इसलिए रफ्तार को धीमा करने के लिए क्रू मेंबर्स एक बॉम्ब बनाते हैं और शिप के एक हिस्से को उड़ा देते हैं जिससे कि रफ्तार कम हो जाती है। और कमांडर लुइस रस्सी की मदद से एमएवी तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उतनी लंबी नहीं होती और अभी भी कमांडर लुइस मार्क वॉटनी से बहुत दूर होती हैं। फिर कमांडर रस्सी को खोलने के लिए बोलती हैं, लेकिन मार्क उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देता है और फिर वो अपने सूट में छेद कर लेता है। लेकिन हवा के प्रेशर से सूट कंट्रोल से बाहर होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे मार्क सूट को कंट्रोल कर सचमुच आयरन मैन की तरह कमांडर लुइस की दिशा में आगे बढ़ने लगता है और वो कमांडर लुइस तक बस पहुंच ही जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ पाते। लेकिन तभी मार्क उस रस्सी को कस के पकड़ लेता है और जैसे तैसे वो कमांडर के पास आ जाता है और फिर वो सब मार्क को शिप के अंदर ले आते हैं। और कमांडर लुइस का अनाउंसमेंट सुनने के बाद अर्थ पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सब लोग बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। और फिर हमें अर्थ पर मार्क को दिखाया जाता है जो कि अब एक इंस्ट्रक्टर बन चुका है, जो एस्ट्रोनॉट्स को ये सिखाता है कि स्पेस में दूसरे ग्रह पर सरवाइव कैसे किया जाता है। और ये मूवी, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।